चलिए अपन बात कर रहे थे सांख्य कारिका की, है ना। सांख्य कारिका की जो अगली कारिका है, तो पढ़ चुके थे हम लोग अच्छी तरीके से कि कोई चीज हमें क्यों नहीं दिखाई देती, क्या क्या रीजन है कि कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है। या तो कोई चीज अति दूर बहुत दूर होती है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती, या फिर कोई चीज इतनी ज्यादा हमारी आंखों के पास हो, जैसे मैं खुद कह रही हूँ कि ये मेरी आंखों के सबसे पास है पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, है ना। कुछ आपकी आंखों के सबसे पास हो तो भी आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। तो अति दूर कोई चीज बहुत दूर है तो भी दिखाई नहीं देती, सामीप्यार कोई विषय वस्तु कोई चीज बहुत दूर है तो भी नहीं दिखाई देती। अभी देखो ये लिखा है इंद्रिय घातात, आंखों में यदि अंधापन है, काणत्व है, आंखों में कोई समस्या है, अब इंद्रिय अभिघात, इंद्रिय नष्ट हो चुकी है तो भी हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। मनो अनवस्थानात में अपना मन कहीं और है तो भी सामने पड़ी चीज हमको दिखाई नहीं देती, आ रहा है ना समझ में। फिर हम बात करें सूक्ष्म, कोई चीज बहुत सूक्ष्म है तो भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि अपन कह रहे हैं दूध दही इत्यादि में पाए जाने वाले हमारे सहयोगी जो कीड़े हैं वो सब में है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। व्यवधान कोई आड़ आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, इसमें कोई चीज आ जाए, जैसे कहूं कि इस बोर्ड के पीछे दीवार मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि इसका व्यवधान आ गया है। स्मार्ट बोर्ड का व्यवधान आने से मुझे बोर्ड के पीछे क्या चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही। अभिभवात, देखो द या तो हलन होते हैं पंचमी विभक्ति में, तो द पूरा यानी कि इसमें छिपा हुआ है तो यहाँ लिखा है अभिभवात। कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर घुल मिल जाए तो भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि मीठा दूध, मीठे दूध में मिली शक्कर अपन को दिखाई नहीं देती है। समान अभिहारात, समान अभिहारात, जैसे कि अपन कह रहे हैं चावल के टुकड़े होते हैं उसमें भी तिल्ली मिल जाए या चावल के छोटे छोटे जो कण है उसके अंदर भी छोटा सफेद कंकड़ मिल जाए तो समान अभिहार, समान जैसे तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा अपने पढ़ लिया था, वापस आ जाइए। अति दूर सामीप्यार, इंद्रिय घातात, मनो अनवस्थानात, सूक्ष्म व्यवधानात, अभिभवात, समान अभिहारात, ये वो सारी विशेषताएं जिनके कारण कोई चीज है तो सही लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। कुछ होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, ये पढ़ चुके थे हम। अब यहाँ से अपना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है कि प्रकृति भी संसार में है तो सही लेकिन प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती, तो इनमें से कौन सा वो गुण है जिसके कारण प्रकृति हमें दिखाई नहीं दे रही? तो सूक्ष्म, प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है जिसके कारण प्रकृति हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, तो सूक्ष्म नामक गुण के कारण प्रकृति हमें दिखाई नहीं दे रही। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। बिल्कुल, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड हो, कोई भी लेवल हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, सेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यूपी पीजीटी हो, डीएलएड हो, कोई भी कोर्स हो, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा? देखिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के ग्रुप में हमने पीडीएफ भेज दिया था, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैं पीडीएफ वर्ड फाइल दोनों भेज दी थी और आप नेट चैट फाइल लेकर ग्रुप में वहां पर आपका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना ही है क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी पीडीएफ पीपीटी जितनी चीजें हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट है ना, पीडीएफ है या फिर कोई चीज है अच्छी, कोई नोट है तो वहां भेजते रहते हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप ज्वाइन करना ही है। तो वहां से आशा आपने निकल लिया होगा, आपने लिख लिया होगा जैसा भी, मतलब आपके पास हमारा कंटेंट पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो कारिका है, ध्यान दीजिए, ये इस कारिका के ऊपर आप लिख सकते हैं सत्यकार्यवाद। इस कारिका का संबंध किससे है? सत्यकार्यवाद से है, आ रहा है समझ में। हम कह रहे हैं ये कारिका किसकी? सत्यकार्यवाद की है। अब एग्जाम में कितनी तरीके के प्रश्न पूछेंगे वो क्लियर कर दूं पहले। एग्जाम में ये पूछेंगे वो क्या फटाफट से, एग्जाम में पूछे जाने वाले जो 4-5 प्रश्न वो क्लियर कर दूं। पहला प्रश्न है सांख्य दर्शनस्य कार्य कारणवाद उच्यते। सांख्य दर्शन का कार्य कारणवाद क्या कहलाता है? अरे समझ में बोल रहा हूं, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन तो पढ़ रहे हैं, इसमें जो कार्य कारणवाद है उसका अन्य नाम क्या है? तो अपना एक आंसर हो जाएगा कौन सा? सत्यकार्यवाद। याद कर लो अच्छे से, अपना आंसर क्या हो जाएगा? सत्यकार्यवाद। दूसरा प्रश्न अपना बनता है सत्यकार्यवाद कस्य दर्शनेन सह संबद्ध। सत्यकार्यवाद किस दर्शन के साथ संबंधित है ना। सत्यकार्यवाद किस दर्शन के साथ संबंधित है? तो सांख्य दर्शन। सत्यकार्यवाद केन दर्शनेन सह संबद्ध। सत्यकार्यवाद किस दर्शन के साथ संबंधित है? तो अपन कहेंगे सांख्य दर्शनेन सह, सांख्य दर्शनेन सह, सांख्य दर्शन के साथ है, क्लियर। तीसरा प्रश्न, ये जो क्लासेस है ना, ये लाइव फॉर्म क्लासरूम है बच्चों, है ना, ये क्लास लाइव फॉर्म क्लासरूम है, यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट सभी साथ पढ़ रहे हैं। सत्यकार्यवाद केंद्र दर्शन के साथ संबंध, सत्यकार्यवाद किस दर्शन के साथ संबंधित है? तो ये सांख्य दर्शन के साथ संबंधित है। तीसरा प्रश्न, सत्यकार्यवादस्य साधक हेतवः पति। सत्यकार्यवाद के साधक हेतु कितने हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 5। सत्यकार्यवाद के साधक हेतवः पति, सत्यकार्यवाद के साधक हेतु कितने हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 5। आ रहा है ना समझ में? हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन लिख दीजिए एक बार। फिर बताइए चौथा प्रश्न, असत्कार्यवादम कह मन्यते। असत्कार्यवादम कह मन्यते, असत्कार्यवाद को कौन मानता है? ये तो सत्कार्यवाद को मानता है, अच्छे से पढ़ना। मेरा प्रश्न है असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद को सांख्य मानता है, तो असत्कार्यवाद सांख्य का विरोध कौन कर रहा है? सांख्य का विरोध कर रहा है, उसको अपन ने नाम रख दिया बोना, बोना, बौद्ध और न्याय वैशेषिक। सांख्य का जो विरोध कर रहा है ना उसका नाम अपन ने रख दिया बोना, और बौद्ध से बौद्ध दर्शन और न्याय ना से न्याय वैशेषिक दर्शन, बोना। जो अपना विरोध करेगा उसको मार मार के अपन बोना बना देंगे, ठीक है। बौद्ध और न्याय वैशेषिक, तो 4 ही प्रश्न है, इन 4 में से एक कटेगा पेपर में। शुरू करें। एक बात अच्छे से रीड आउट करो चारों को, फिर पूरी कारिका में समझा देती हूँ। न्याय वैशेषिक मतलब न्याय दर्शन से वैशेषिक दर्शन डेवलप हुआ, दो है पर न्याय वैशेषिक साथ नहीं चलता है। शुरू करें, बोल रहा है अब देखो अपना सिद्धांत सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद सिद्धांत कहता है कि पहले कारण होगा फिर ही कौन होगा? कार्य होगा। अब आपको पढ़ना है इसलिए तो मेरे पास है, आपको नहीं पढ़ना होता तो मेरे पास आते नहीं। मुझे आपको पढ़ना है इसलिए तो मैं आई, मुझे आपको नहीं पढ़ना होता तो मैं आती नहीं। कपड़े मेले हैं तो ये तो इनके साथ तो नहीं होते अपन, तो पहले क्या रहेगा? कारण, उसके पश्चात इसका क्या रहेगा? कार्य रहेगा। यानी कार्य कारण का ये जो संबंध है ना इसको कहते हैं कौन? सत्कार्यवाद। आगे समझ में। अब प्रश्न क्या बनेगा? सांख्य दर्शन का कार्य कारणवाद। इस कार्य और कारण का जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कार्य कारण के सिद्धांत को सांख्य दर्शन क्या कहता है? कि सत्कार्यवाद है। दूसरा सत्कार्यवाद किस दर्शन के साथ संबंधित है? तो सांख्य दर्शन के साथ। तीसरा सत्कार्यवाद के साधक हेतु कितने हैं? कार्य पहले कारण रहेगा फिर ही कार्य रहेगा। इस बात को समझाने के लिए हमारे ईश्वर कृष्ण जो है जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी, उन्होंने 5 रीजन दिए, 5 कारण बताए। तो प्रश्न बन सत्कार्यवाद के हेतु कितने हैं? हेतु कितने हो जाएंगे? 5। उन्होंने 5 एग्जांपल दिए हैं, 5 एग्जांपल दिए, 5 एग्जांपल के माध्यम से वो क्या करें? अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं। तो कितने एग्जांपल दे रहे? 5। फिर बन असत्कार्यवाद को कौन मानता है? कौन ऐसा है जो अपना विरोध कर रहा है? तो बोना वाले मेरे पे क्या दे, जो अपनी बात नहीं मानेगा, जो अपना विरोध करेगा उसको मार मार के क्या करेंगे? बोना कर देंगे ना, तो बोना याद है, बोलना है, सब कुछ याद है उसमें जो आएगा। अब अपने को क्या करना है कि ये 5 हेतु याद करने हैं।
एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 5 हेतु तुमको याद करना है। पहला हेतु है असद करणात। आपने सारी क्वेश्चन लिखी है, मैं बता रही थी मुझे जगह चाहिए ना, मुझे बोर्ड पर जगह चाहिए, सारी क्वेश्चन हटा रही हूँ। चलिए बताइए कुछ का। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो सत्कारवाद के 5 साधक हेतु कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ उलझा सकता है वो अपन को, है ना, कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो या फिर प्रोफेसर का पेपर या नेट का पेपर है, तो नेचुरल सी बात है एक एक शब्द में वो अपन को उलझा देंगे, सारे कॉमन क्वेश्चन जो अपन कर लेंगे वो जहां अपन को उलझाएगा वो क्वेश्चन बता रही हूं मैं। 5 साधक हेतु कौन से हैं। पहला साधक हेतु है कौन सा, असद करणात। अब देखो ये असद करणात, स या द जो है वो हलंत है, इसमें दूसरा उपादान ग्रहणात, दूसरा कौन है अपना असद करणात, दूसरा कौन है उपादान ग्रहणात, तीसरा हो गया सर्व संभवा भावात। ये याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, सर्व संभवा भावात, असद करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात हो जाएगा। असद करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात। फिर आ जाओ चौथा शक्तस्य शक्य करणात, और पांचवा है कारण भावात। असद करणात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात, शक्तस्य शक्य करणात, कारण भावात च सत्कार्य हो जाएगा। एक बार कोशिश करो याद करनी ना, असद करणात उपादान ग्रहणात कारण करना सर्व संभवा भावात, शक्तस्य शक्य करणात, कारण भावात च सत्कार्य। सत्कार्य को बताने के लिए ईश्वर कृष्ण एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, एग्जांपल दे रहे हैं कि बोल पा दो, ये याद करना है, एग्जाम में प्रश्न ये आएगा। अब गलती कहां करेंगे हम वो भी बता दूं मैं आपको। असद करना की जगह एग्जामिनर सद करना दे देगा, तो गलत हो गया बस। आगे समझो, ये सबसे बड़ी गलती है। असद करना का अर्थ आके प्रश्न क्या आएगा, सत्कार्यवाद के 5 साधक हेतुओं में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, ठीक है, और वो सद करना दे देगा, और अपने को पता ही नहीं चलेगा। सबसे बड़ा चाहिए, अपने को पता ही नहीं चलेगा सद करना, सद करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरा है शक्त से शक्य करना देना, शक्त से अशक्य करना दे देगा, जो कि हमें पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली यही होगा। आया समझ में। एट सैट जीआरएफ जो भी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें जो इन पांचों में जो गलती हम कर बैठेंगे वो यही होगी। सद करना दे देगा एग्जामिनर, जबकि अपन कहेंगे असद करना, और शक्त से शक्य करना है, अशक्य करना नहीं है। देखिए गलती कहां करोगे, मैं हमेशा बताती चली जा रही हूँ। आज का होमवर्क यही है, ये रखने हैं, 2-3 बार बिना देखे लिख देना, ठीक है। बढ़िया आगे चलिए। सत्कार्यवाद से साधक हेतु पति पंच कौन एक नहीं है, तो पांचों याद करने, फिर बता दो गलती जो गई होगी दोनों से बता दी मैंने, क्लियर ध्यान रखना। अब देखो क्या मतलब असत, अब देखो दया का हलन होते हैं ना, असत अकरणात, असत अकरणात। जैसे आपने यदि असत, आपने गेहूं बोए खेत में, आपने असत बोया यानी गेहूं बोए, और आप सोचो कि चावल उगेंगे, तो संभव है क्या आपको चावल बोगे तो चावल ही उगेंगे। तो असत आपने बोया तो असत से तो अकरणात, आपने तो बोया ही नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं, तो जैसा कार्य होगा वैसा ही कारण होगा। आप यदि चावल को बोगे तो चावल बनेंगे, तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। समझ में आ गया। उपादान ग्रहणात, आप चक्की पे गेहूं पिसवाने जाओगे तो गेहूं का आटा मिलेगा। यदि आपने चक्की पर मक्की डाल दी और आप सोचे मुझे तो गेहूं का आटा मिले, तो आपको उपादान भी वैसा लेना पड़ेगा, उपादान भी वैसा लेना पड़ेगा जैसा रिजल्ट आपको चाहिए। आपको चावल का आटा चाहिए तो चावल पिसवाने पड़ेंगे, मक्की का आटा चाहिए तो मक्की पिसवानी पड़ेगी, तो आपको उपादान वैसा लेना पड़ेगा, कार्य कारण वैसा लेना पड़ेगा जैसा कि आप कार्य करते हो। आप चांदी के तो सुना को बोले कि मुझे तो सोने के गहने चाहिए, आगे समझ में वही वाली बात। सर्व संभव अभावात, आप सोचो सबसे संभव हो जाएगा कि मैं मक्की बोलूं चावल उग जाएगी, तो संभव ही नहीं है। सर्व संभव अभावात, आगे समझ में अभावात, सबसे सर्व संभव नहीं है, जो दोगे वही मिलेगा। शक्य से शक्य करना, चावल में शक्ति है चावल उगाने की, शक्ति शक्य करना, गेहूं में शक्ति है गेहूं उगाने की, तो जैसा आप मटेरियल लोगे वैसा ही तो प्रोडक्शन आएगा, उसमें वही शक्ति है। आप सोचो चावल उगाओ मक्की उग जाए, तो चावल में मक्की उगाने की शक्ति नहीं है, कारण अभावात। यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य भी नहीं बनेगा। कार्य समझ में, तो एग्जांपल में देनी है, तो मिला के एग्जांपल से ये पता चला है कि अपन यदि परिणाम जो परिणाम चाहते हैं उसका कारण भी अपन को वैसे लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे समझ में। शुरू से बात करें पांचों चीजों की। अपन ये बात कर रहे थे कि सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद की दर्शन का सिद्धांत है तो सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो सत्कार्यवाद। कार्यकालवाद यहाँ किस नाम से जाना जाता है, सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से साधक हेतु पति पति पंच, सत्कार्यवाद के साधक हेतु कितने हैं, पंच। आए समझ में। और असत कार्यवाद हम कहां मानते थे, असत कार्यवाद को कौन मानता है, वो ना मानता है, वो भी याद हो गया। सत्कार्यवाद का साधक हेतु निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, असत करना उपादान करना सर्व संभव भावात, शक्ति से शक्य करना, कारण भावात सत्कार्यम। कंफर्म। तो क्वालिफाई कर लो, याद कर लो, याद करते समय याद रखना, अ को लिखना पड़ेगा, असत करना है, और यहाँ पे श के बाद श है, याद रखना, श के बाद श, श के बाद नहीं होना चाहिए। कंफर्म। श के बाद सही करना है मुझे पीछे, ये कंसीडर मत करना, श को अंडरलाइन कर दो कि मुझे श के बाद श ही चाहिए, शक्ति से शक्य करना। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया आपका सत्कार्यवाद। अब आगे बढ़ें। यहाँ आइए, हेतु मद अनित्यम अव्यापी, हेतु मद बोल हेतु मद द पूरा है, बोल दो हेतु मद में द पूरा है, यानी कि द में क्या छिपा हुआ है, हेतु मद अनित्यम, म तो अलग राम म अलग है ना, म पूरा है यानी कि अ छिपा हुआ है, अव्यापी, हेतु मद अनित्यम अव्यापी, सक्रियम, म पूरा है यानी अ छिपा हुआ है, अनेकम, म में आ छिपा हुआ दिख रहा है, आश्रितम, लिंगम, साध्यम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक तो चीज दी है इन्होंने व्यक्त, और एक दिया है कौन, म में अ छिपा हुआ, देखो एक कौन है, अव्यक्त। एक तो अपन से कह रहे हैं एक तो चीज अपनी कौन, व्यक्त, और दूसरा कौन है, अव्यक्त। आया समझ में। दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों अलग कैसे हैं, व्यक्त और अव्यक्त क्या है पता है आपको, व्यक्त कौन है, व्यक्त है घूम रहे सब तरफ, मैंने बताया एक प्रकृति कौन होती है, प्रकृति माँ है, और पुरुष कौन है, पिता है। इसके जो 23 पदार्थ हैं वो ही तो अपने थे कौन, व्यक्त, और 23 बच्चे, किसी पति पत्नी के 23, किसी पति पत्नी का एक बच्चा है, तो एक बच्चा रोटी स्कूल चला गया दिखाई नहीं, आती तो गया दिखाई नहीं, फिर ट्यूशन गया दिखाई नहीं, फिर किसी एक्टिविटी में डाला हुआ है तो वहां गया दिखाई नहीं, रात को दिखाई नहीं, एक बच्चा तो पता ही नहीं चलता। किसी पति पत्नी के 23 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं तो दिख रही है ना, घर के बाहर कोई बालकनी में कुछ पे है, कोई खेल रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, तो दिख रहा है, वही तो व्यक्त है। तो 23 कौन है, संतानें हैं किसकी, प्रकृति और पुरुष की। जितना कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाओगे उतना अच्छा है। 23 कौन है, संतानें हैं किसकी, प्रकृति और पुरुष की, और वो 23 संतानों का नाम अपने रख दिया था कौन, व्यक्त। आया समझ में। तो ये 23 कौन है, मैं बता दूं शॉर्ट में किसी तरीके से, ये संतानें हैं, और व्यक्तों की संख्या कितनी है, 23 कौन सी संतानें, कंफर्म है। और अव्यक्त जो है वो कौन है, प्रकृति है। अव्यक्त जिसको अपन कह रहे हैं ना वो प्रकृति
है, माँ है, और ये तो संख्या में कितनी एक है, कंफर्म है। तो अपन कह रहे हैं कि कुछ मामलों में व्यक्त और अव्यक्त अलग अलग है, मतलब माँ और बच्चे अलग अलग हैं। आप ये कॉलम बना दो, आप ये कॉलम जरूर बना दो। देखो मैं तरीका बता रही हूँ आप लोगों का, है ना, आप ऑनलाइन वाली भी ऑफलाइन वाली भी। मैं तरीका बता रही हूँ कि ये जो तालिकाएं हम पढ़ रहे हैं, या तो आप इनको लिखोगे पहला ऑप्शन, या फिर आप क्या करोगे, मैंने इसलिए वन साइडेड दिया है आपको मैटर, ताकि आप इनको कट करके उस जगह लगा दोगे। कंफर्म है? अगर समझ में, मैंने वन साइडेड प्रिंट दिया है आपको, ताकि इसको कट करके आप लगा देना। तो आप पहला पहला शब्द लिख दो और उस शब्द को दो लाइन छोड़ दो, ताकि वो कटिंग करके उसी जगह चिपका देना। ठीक है, ये करोगे घर जाकर। ये हेतु मुझे पता है, हेतु मतलब चिपकाना है ना, हल्का हिंट दे दो हेतु मतलब, उसी के ऊपर वो दो लाइन चिपका देना कटिंग करके। चलो शुरू करते हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, मैंने आइडिया दिया, मैं वो चीज काट के चिपकाती हूँ। शुरू करें, शुरू करें। अपन बात करें कि हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम साध्यम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। जितने व्यक्त तत्व हैं वो कैसे हैं, हेतु मद हैं। व्यक्त तत्व की विशेषताएं बता रहे हैं अपन, व्यक्त कैसा है, हेतु मद, जल्दी जल्दी से लिखो। अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, ये लिंग है। और कौन है ये, सावयव है। और कौन है, परतंत्र है। शुरू करें वापस से। अब इसी तरीके से याद करनी है, मैं आपको बताऊं जो मैं बताऊंगी एग्जैक्टली वो आपको याद भी है और वो आपको एग्जाम में भी याद आएगा। बच्चे हमेशा फील करना पड़ता है, बच्चे हमेशा माँ पे डिपेंड रहते हैं। बच्चे परतंत्र हैं क्या, बच्चे स्वतंत्र होते हैं कभी, वो तो सारी माँ की प्रॉपर्टी लेने के बाद स्वतंत्र होते हैं। सही है, बच्चे तो डिपेंड है ना माँ पे, कि टिफिन नहीं बना तो क्या खाएंगे, कपड़े नहीं चाहिए तो क्या पहनेंगे। तो संतानें जो है वो परतंत्र होंगी। सही बात है, तो ये परतंत्र की विशेषता है। तो अपन परतंत्र तो है अपने आपके। फिर अपन बात करें सावयवम, अपन उनका अवयव है। अवयव यानी उनके शरीर का हिस्सा है अपन, क्यों, कोई भी और जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर का बहुत सारा न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, विटामिन जब मिलता है तब जाके बच्चा बनता है। सही है ना, तो अपन अपने माता पिता के अवयव ही तो है, तो सावयवम। सही बात है। अपन आश्रित हैं क्या माता पिता पर, ये तेजी से हैं तो क्या ये अनेक हैं, ये तेजी से घूमते रहते हैं तो क्या ये सक्रिय हैं। मम्मी तो किचन में रहेगी 4-5 घंटे, माँ से थक के बेर पे, फिर वापस चाय का टाइम हुआ 4 बजे किचन में, फिर वापस खाना वाना बना के थक के बेर पे बेर किचन जिंदगी निकल गई। और बच्चे कैसे, कोई छत पे, कोई बालकनी में, कोई ग्राउंड में, तो बच्चे कैसे सक्रिय जगह जगह घूमेंगे। तेजी बच्चे, मैं तो देख रही हूँ, क्या आप भी वो देख रहे हो, देखो तो याद आ जाएगा। तेजी बच्चे किसी की माँ बाप के हैं तो तेजी बच्चे जगह जगह बच्चे मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह, तो वो कैसे होंगे, सक्रिय होंगे। फिर हेतु मद, बच्चे हेतु यानी कारण है, किसके, माता पिता के कारण है कौन, बच्चे। फिर नित्य तो वो होता है जो हमेशा रहने वाला है, जैसे भगवान ईश्वर ब्रह्म। अपन सब अनित्य ही तो है। व्यापक कौन होता है, सर्वव्यापी तो ईश्वर होता है, अपन सब अव्यापी तो है। फिर करोगे तो आएगा, देखो सारी चीजें फील करने पे हर एक के साथ फील करो। चलो वापस आ जाए बोर्ड पर, फील करने वाली चीजें लिख पाएंगे ना, केवल फील करो। अपन सब अपने माता पिता पर डिपेंड है तो अपन परतंत्र हो गए। अपन माता पिता के शरीर का अवयव है, उनसे मिलकर अपन बने हैं, अपन सावयव हैं, अपन आश्रित हैं। सही बात है, आप अपने आप को फील करो, तेजी बच्चों को फील करो, ये अनेक हैं। हाँ सर पेट दुख गया, तेजी बच्चे इलेक्ट्रिक, अच्छी बात है। तेजी बच्चे बड़े यहाँ पूछा करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना इतना उलझा हुआ प्रश्न आएगा और वो ही बच्चा सफल होगा तो मेरे पीछे पड़ेगा, यहाँ बहुत उलझने वाली बात है। आप तो याद रखो कि अपन अपने माता पिता पर क्या है, परतंत्र हैं, अपन डिपेंड है उन पर, सावयवम, अपन उनके शरीर के अवयव से बने। फील करो बच्चों प्लीज, बच्चे सक्रिय हैं, एक बालकनी में, एक छत पर, एक नीचे, है ना, हर जगह बिखरे बिखरे तो सक्रिय होते हैं बच्चे। बच्चे अनेक तेजी से बने हुए आश्रित हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर हेतु मत, संतान माता पिता के कारण होते हैं, कारण रिजल्ट है उनका। फिर बने बच्चे अनित्य है और व्यापी, नित्य और व्यापक को ब्रह्म होता है ना, यहाँ आगे ब्रह्म लिख सकते हो, नित्य और व्यापक को ब्रह्म होता है। तो सारे बच्चे कभी ना कभी तो मरेंगे, तो अनित्य हो गए, ठीक है, अव्यापी हो गया यार, बस याद हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ सुनेंगे, देखो ठीक है, सारे हो गए। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन इतना स्मार्ट तरीके से पूछा जाएगा कि अपन जल्दी नहीं कर पाएंगे कि उत्तर क्या है। प्रश्न ये पूछेंगे, परतंत्रम कस्य विशेषता अस्ति, परतंत्र किसकी विशेषता है, व्यक्त अव्यक्त ऐसे करके प्रकृति पुरुष ऐसे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अपने को तो याद रखना है व्यक्त, व्यक्त कितने अपने पास तेजी से, और अपन तेजी को संतान, ये जरूर याद रखना, संतान को परतंत्र होगी माता पिता की। ऐसे समय लेकर आ रही वो शांत वाली टेंशन, आपको केवल कंटेंट अभी याद कर लो, है ना, कंटेंट याद करके आप दिखा दो टेस्ट में भयंकर वाले लोग भैया का आ गया यार। अब इसके रिपीट, अहेतु मत, क्या क्या लगाना, अहेतु मत, अहेतु मत, ये कौन है, नित्य व्यापी, इन सबका अपोजिट करना है। तो हेतु मत का अपोजिट अहेतु मत, अनित्य का अपोजिट नित्य, अव्यापी का अपोजिट व्यापी, सक्रिय का अपोजिट असक्रिय, अनेक का आश्रित एक। ये सारी किसकी विशेषताएं हैं, प्रकृति की, प्रकृति की तो है, आयतन प्रकृति की तो है। आश्रित, बच्चे आश्रित है लेकिन प्रकृति आश्रित है, या अनाश्रित है निराश्रित है ना, ये अलिंग है, ये असावयव है और ये स्वतंत्र है। अब दो तीन विशेषता ही मैं लिखूंगी आपको, मैं लिखूंगी एक तो स्वतंत्र, स्वतंत्र इसकी विशेषता है ना, और एक अनाश्रित, दो चीजें लिख दो। मतलब कुल मिलाकर मैं कहती हूँ इन सबके आगे आगे आपने और लिख दिया, यानी कि व्यक्त से विपरीत है, व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, व्यक्त से विपरीत है कौन, अव्यक्त। सबके आगे सबके विपरीत करो, सबके विपरीत हो जाएगा कौन, अव्यक्त यानी प्रकृति, और प्रकृति यानी माँ। और हेतु मतलब नेगेटिव बना दो, आपको करना ही नहीं याद, आपको संतानों की विशेषता याद कर लो, माँ की को अपोजिट कर लेना, कंफर्म है, संतानों की विशेषता याद कर लो, माँ की अपोजिट कर देना, माँ में नहीं उलझना है अभी। श्लोक कट करके चिपका देना, श्लोक श्लोक इसे तो अच्छा मेंटेन कर सकते हो, लिखी हो जाएगी। यहाँ नीचे लिखा है ना प्रकृति नीचे, यहाँ अव्यापी लिखा है प्रकृति व्यापी, प्रकृति व्यापी तो है, पहाड़ नदी झरने पठार कितने हैं बड़े बड़े। बच्चों रिपीट करना ही नहीं है, स्मार्ट बनो, रिपीट वाला मत लिखो ना, अपने आप को याद है, रिपीट वाले में टाइम वेस्ट मत करो, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। आपको ये टाइम वेस्ट में वापस एक बार रीजन कर लो किसका व्यक्त का, आगे समझ में, वापस से बात करें, दो चीजों की अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो व्यक्त, व्यक्त यानी फैले हुए कौन है, तेजी बच्चे, और एक अपना दूसरा कंटेंट कौन है, अव्यक्त, अव्यक्त कौन है माँ, यानी कि प्रकृति। मैंने कहा माँ का रोल किचन और बेडरूम तक ही खत्म हो जाता है, वापस से याद करें, फोकस करो यहाँ पे प्लीज, दोबारा नहीं आएगा। अपन बच्चे, अपन तेजी बच्चों की बात करें, अपन तेजी बच्चे परतंत्र है, सही बात है, एक चॉकलेट खाने पापा कैसे दो, बड़ी बात है, सारे अपन अपने माता पिता के अवयव से बने, माता हीमोग्लोबिन मिलकर बच्चा बनता है। लिंग, तेजी बच्चे तो कुछ स्त्रीलिंग होंगे, कुछ पुल्लिंग होंगे, आश्रित बच्चे आश्रित है, सही बात है, अनेक तेजी से होते हैं। अच्छा तो एक बच्चे का ट्रेंड है ना, तेजी कितने होते हैं, अनेक होते हैं। अपन के तेजी बच्चे हैं तो सक्रिय होंगे, तेजी में 10-15 सो भी रहे हैं, हाँ समझ में, 10-15 यदि सो भी गए हैं तो भी 8-10 एक्टिव होंगे, आगे समझ में, तो सक्रिय तो कम से कम 10-15 तो सक्रिय होंगे आधे सो जाए तो भी। फिर अपन बात करें बच्चे जो है, संतान जो है माता पिता का हेतु कार्य या रिजल्ट है बोल पर। फिर अपन बात करें ये बच्चे जो है वो नित्य तो नहीं, भगवान तो नहीं है, तो नहीं है, ब्रह्म तो नहीं है, और व्यापी, व्यापक तो ब्रह्म, ये विशेषता ब्रह्म की, क्या ब्रह्म लिख देना, ये ब्रह्म की विशेषता इसलिए
सोचने में लिखने में टाइम वेस्ट ना करूं तो प्रिंट आउट निकाल के वन साइडेड उसकी कटिंग करके चिपका दो और नीचे आराम से पूरी लिखो। मैंने आइडिया दे दिया जैसा आपका है। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट आगे बढ़ जाओ। अब ये 23 व्यक्त और अव्यक्त का डिफरेंस है ये। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे आपको वहां क्या लिखेंगे? हाँ, अनव्यव तो उधर करने की विशेषता जरूरी नहीं है, ये व्यक्त वाली चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। आगे बढ़ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन लिख देते हैं प्लीज, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, पता क्या फायदा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखें। सक्रियम सक्रियम कॉमा आश्रितम कॉमा सक्रियम कॉमा आश्रितम कॉमा परतंत्रम सक्रियम कॉमा आश्रितम कॉमा परतंत्रम इति कस्य विशेषताः इति कस्य विशेषताः अस्ति। ये किसकी विशेषताएं हैं, एक बार फिर पढ़ो। इति कस्य विशेषताः, किसकी विशेषताएं है ना। व्यक्तस्य, ये किसकी विशेषता, व्यक्ति की विशेषताएं। आश्रित कौन होते हैं, व्यक्ति बच्चे याद कर लो आपको, व्यक्ति कौन होता है, बच्चे, बच्चे ही तो पसंद होते हैं, बच्चे ही तो सक्रिय हैं। 23 में से 10 15 को भी जाए तो भी कम से कम 5 7 सक्रिय होते हैं। बढ़िया आगे चलो। ऐसे फिलोसफी पढ़ते हैं लेकिन बोर नहीं होते, वरना तो फिलोसफी बहुत खतरनाक चीज है। मैंने 80% बन जाते हैं लेकिन फिलोसफी समझ में नहीं आती, बस रट के देते हैं बच्चे एकदम। शुरू करें त्रिगुणम। अब देखो यहाँ पर पहले तो अपन ने अलग किया किसको, पहले अपन ने माँ वर्सेस बच्चे, ये किया सही बात है। माँ को बच्चों से अलग किया ना पहले अपन ने, और पहले अपन ने बच्चे यानी कि कौन अव्यक्त, सॉरी बच्चे यानी कि कौन व्यक्त, और माँ यानी कि कौन अपनी अव्यक्त प्रकृति, ये डिफरेंस अपन ने किया कि पहले अपन ने माँ को बच्चों से अलग किया था, कंफर्म है। तो अपन अलग करेंगे किसको, प्रधानम, प्रधान यानी माँ, और कुमार यानी कि कौन, पिताजी। अपन माँ और पिताजी को भी अलग करेंगे। अरे समझ में, माँ की कौन सी विशेषता पिताजी से नहीं है, पिताजी की कौन सी विशेषता माँ में नहीं है, बहुत बेहतर क्वेश्चन आने लायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन समझ नहीं आते, पूछ क्या रहा है, बोर्ड पर याद हो आप, छोड़ दो त्रिगुण लिख के छोड़ दो, कटिंग करके चिपका देना, उसके नीचे से लिखना शुरू करना, पहले समझ लो बोर्ड पर। त्रिगुणम, त्रिगुण यानी तत्व रजत तमस, 3 गुण हैं किसके, प्रकृति के। अब अपन दो कॉलम वापस बनाते हैं, जब समझो बच्चों याद करो कि नंबर में लग जाए। अपन बात करें किसकी, अपने पास अब कंटेंट वापस कौन है, अव्यक्त, अव्यक्त यानी कौन माँ, और माँ यानी कौन प्रकृति। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बताओगे नहीं समझ पाओगे फिलोसफी। ठीक है, और दूसरी तरफ अपन बात करें कौन, कुमान, कुमान यानी कौन, पिताजी, और पिताजी यानी कौन, पुरुष, कंफर्म है यहाँ तक। अपन कहें माँ और पिताजी दूसरे से अलग कैसे हैं। त्रिगुणम, माँ जो है वो त्रिगुणात्मिका है, बस प्रश्न यही आएगा आपका, त्रिगुणात्मिका किसकी विशेषता है, 3 गुणों वाली किसकी विशेषता है। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति ये तत्व रजत तमस 3 गुणों वाली है। आपने किसी से सब्जेक्ट दिया था पहले, आए थे प्रश्न, बस वही तो है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस ये प्रश्न आपके अपने रास्ते से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। त्रिगुणात्मिका कौन है, प्रकृति जो है ना माँ औरत, उसमें 3 गुण है, सत्व रजत तमस, उसकी परिभाषा भी सत्व रजत तमस सामने प्रकृति। आपने प्रश्न दिया होगा, पेपर इस तरह के प्रश्न आते हैं जो बता रहे हैं। त्रिगुणात्मिका सत्व रजत तमस, ये त्रिगुणात्मिका कौन की प्रकृति। आप देखो, एक तो अपने घर में देखो, माता पिताजी को देखो, माता जी को बहुत सारे शौक है, चूड़ी भी चाहिए, बिंदी भी चाहिए, मैचिंग भी चाहिए, हर चीजें सीजन के अकॉर्डिंग। अभी श्रावण चल रहा है, मुझे तो ले लिया चाहिए। पिताजी बेचारे श्रावण हो, ज्येष्ठ हो, आषाढ़ हो, कोई भी सीजन हो, उसी टेंशन में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो माता कौन है, त्रिगुणात्मिका, और पुरुष यानी कुमान जो है वो हो जाएगा कौन, त्रिगुणातीत। ये प्रश्न आएगा, अरे समझ में, माता त्रिगुणात्मिका होती है, और जबकि पिताजी होते हैं कौन, त्रिगुण अतीत, 3 गुणों से रहित। उनको ये साथ जानी चाहिए, कंफर्म है। नहीं तो रमत से करके माइंड में घुसे, माता कैसे भी त्रिगुणात्मिका, नहीं तो नहीं रहनी चाहिए उसको। जबकि पिताजी कौन होते हैं, त्रिगुण अतीत, त्रिगुणातीत का ऐसा प्रश्न आएगा। 3 गुणों से रहित कौन है, पिताजी यानी कि कुमार यानी कि पुरुष। अब देखो यहाँ पे त्रिगुणों का हलन करेंगे, यानी कि अचिपाय अविवेकी। औरतों को कहा जाता है ना अविवेकी, मतलब उनका इसलिए डिसीजन पावर पिताजी अपने हाथ में रखते हैं। अरे समझ में, पिताजी अपने हाथ में डिसीजन पावर, बड़े बड़े डिसीजन लेने का किससे रखते हैं, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि स्त्रियां इमोशनल डिसीजन लेती है, जो कि सही नहीं है कई बार। तो माता को अविवेकी कहा गया है, जबकि इधर अपना तो पुरुष है, पिताजी वो तो विवेकी होंगे। अरे समझ में, फील करोगे तो आएगा। विषय 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 वासना, मतलब विषय यानी कि अट्रैक्शन, किसी चीज को देखकर खुश हो जाना, ऐसा अट्रैक्शन विषय की बात करें। माता जो है वो विषयी है, छोटी छोटी चीजों को देख के खुश हो जाना। जबकि ये कौन है, पिताजी अविषयी, एक जैसे रहते हैं पिताजी, अविषयी। उनको तो उनका चाय, न्यूज़पेपर और सब टीवी में समाचार 2 4 और चीजें मिल जाए तो बस खुश है, ऐसे होते हैं पिताजी। ठीक है, फिर हम बात करें इसकी सामान्यम। प्रकृति कैसी सामान्य होती है, सामान्य स्त्री हो, प्रकृति कैसी है, सामान्यम। प्रकृति को अचेतन कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति जो है ना, क्या है, अचेतन या जड़, जड़ात्मिका का ऐसा प्रश्न है। अचेतन या जड़ किसकी विशेषता है, ये प्रश्न आएगा डेफिनेटली, है ना। आपको याद रखना है अचेतन या जड़ होना किसकी विशेषता है। सांख्य दर्शन में कहा गया प्रकृति अचेतन या जड़ है। पुरुष के ज्ञान का प्रकाश जब प्रकृति में पड़ता है ना, तब प्रकृति ज्ञानवान होती है। तो यानी लाइन, ये लेके लाइन इसमें श्लोकों में आ जाएंगी। यहाँ पे जो विशेषता है ना, उनके आधार पर अपने को प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, त्रिगुणम प्रकृति त्रिगुणात्मिका, पुरुष त्रिगुण अतीत, याद करो। प्रकृति कैसी अविवेकी, तभी तो पिताजी अपने पास रखते हैं डिसीजन पावर। सामान्य, प्रकृति सामान्य है तो वो असामान्य हो जाएगा, अनकॉमन। पिताजी असामान्य, अनकॉमन है, विशेष होते हैं पिताजी। ठीक है, फिर प्रकृति कैसी कहा गई है, जड़ या अचेतन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और सोचना प्रकृति यानी कि माँ को हमेशा चेतन होती है, गलत बात है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो प्रकृति है, ये अचेतन या जड़ मानी गई है। पुरुष का ज्ञान भी प्रकाश प्रकृति में पड़ता है, तभी प्रकृति एक्टिव होगी, ये बात जरूर याद रखना। तो प्रकृति को अचेतन या जड़ कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, प्रसव धर्मी, संतान उत्पन्न करने का काम कौन करता है, प्रकृति यानी माँ। तो प्रकृति के लिए अपने कहा कौन, प्रसव धर्मी, और जबकि पुरुष के लिए अपने कह दिया कौन, अप्रसव धर्मी। ये गुण भी पूछा जाता है, अप्रसव धर्मी। ठीक है, फिर व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त यानी 23 बच्चे, अब कौन कौन लगे देखो, व्यक्त यानी कौन, 23 बच्चे। ठीक है, यहाँ तक। तथा प्रधानम, प्रधान यानी कौन, माँ, 23 बच्चे और माँ, इनसे विपरीत है कौन, पुरुष। पहले तो माँ बच्चे अलग रखे, अब माँ बच्चों ने एक ग्रुप बना लिया और पिताजी को अलग कर दिया। आया समझ में कुछ। अपन क्या करें, व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान बच्चों और माँ से तो अलग है कौन, पिताजी। फिर करें एक बार, याद करना है अच्छे से। आप मत देखो ना, बोल मत देखो, मैं बोल रही हूँ, आंसर आपको देना है, आप बोल मत देखना। त्रिगुणात्मिका कौन होगी, 3 गुण किसके पास है, प्रसव धर्मी कौन होगी, असामान्य कौन है, असामान्य। प्रकृति सामान्य होती है, पुरुष के साथ है असामान्य। विवेकी कौन है, प्रकृति जड़ है, अविवेकी है, तभी तो डिसीजन पावर पिताजी अपने हाथ में रखते हैं। ये मेरी चीजें ना, शब्द में बोलती हूँ, वो मेरे आंसर होते हैं, हमेशा ध्यान रखा तो आप, है ना। कोई बात नहीं, होता है छोटा मोटा। प्रकृति क्या है, विषयी है, छोटी छोटी चीजों में इसको त्योहार मनाने खुशियां चाहिए, प्रकृति को विषयी है वो। और पुरुष मैंने क्या कहा, वो तो एक कैंसर में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, है ना, अविषयी है। ठीक है, एक बार देखो फटाफट से, फटाफट देख लो, उतार लो जल्दी जल्दी से। सांख्य का कभी नहीं भूल पाएंगे, पूरा सांख्य का इतना बढ़िया फिल्म लगेगी, सांख्य का नहीं लगेगी, भविष्य में आपको फिल्म लगेगी, बहुत अच्छी बुक है। बढ़िया, आगे चलिए। अव्यक्त यानी माँ प्रकृति, कुमार यानी पिताजी या पुरुष।
निकाल लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है और जब ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तो अपन तो कर पाएंगे क्योंकि अपन इसको बुक जैसे पढ़ नहीं रहे, अपन इसको बिल्कुल फ्रेंड की तरह पढ़ रहे हैं। बढ़िया आगे चलिए, हो चुका है, आगे बढ़े। आज क्या पढ़ना है भाई, सब मिक्स हो जाएगा ना, माँ पिताजी बच्चे सब मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आज ही पढ़ना है। प्रीति प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमा था, अन्योन्यादि बभाषय जन्म मिथुन प्रवृत्ति से गुणः। अब देखो ये जो श्लोक है ना त्रिगुणों का है, त्रिगुणों का परिचय, ये लिख के फिर हिंट डालो, टाइटल डालो त्रिगुणों का परिचय, टाइटल डालिए त्रिगुणों का परिचय। त्रिगुण कौन है? सत्व, रजस और तमस। कंफर्म है? तीन गुण कौन है? सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हैं, ठीक है। चलिए आइए, सत्व यानी सात्विक, सत्व क्या? सात्विक जैसे ऋषि मुनि, सत्व क्या? सात्विक यानी ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कैसे होते हैं? जैसे अपन को बारिश में मिर्ची उड़ा खाना है, तीखा खाना है, स्पाइसी खाना है, कभी बहुत खट्टा खाना है, आया समझ में? ऋषि मुनि कैसा खाते हैं? एकदम फीका, ना मिर्ची ना नमक, एकदम सीधा सादा भोजन। फल खाते हैं, दूध पीते हैं, कोई टेस्ट नहीं जिसमें, आया समझ में? तकरीबन तीखा खट्टा मीठा ये सारी अपनी चॉइस है। जबकि ऋषि मुनि कैसा खाते हैं? सात्विक भोजन। अपन को रेड, मरून, ऑरेंज, ब्लैक ये कपड़े पसंद है, ऋषि मुनि को कैसे कपड़े पसंद है? या तो सफेद या फिर एकदम लाइट पीले। सही है? भारत माता की जागो प्लीज। अपन बात करें ऋषि मुनि सत्व यानी सात्विक, अपन सात्विक भोजन को, सात्विक लोग, सात्विक का मतलब क्या है? जो एकदम सादा है वही तो सात्विक है। ऋषि मुनि सात्विक है, सबसे अच्छा एग्जांपल ऋषि मुनि खाने में, पहनने में, विचारों में। अपन तो एक सेकंड में आज क्लास नहीं दी, ये कर देंगे वो कर देंगे, आया समझ में? और ऋषि मुनि क्या करते हैं? कोई बात नहीं ना, अब हो जाएगा, अच्छा पड़ रहा है, आया समझ में? तो ये है ऋषि मुनि यानी सात्विक। सात्विक को याद रखो, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि सोचते भी सात्विक हैं, खाते भी सात्विक हैं और पहनते भी सात्विक हैं, यानी टोटली उनकी लाइफस्टाइल सात्विक है। आगे समझ में? रजत कौन है? मनुष्य। रजोगुण किसमें रहता है? मनुष्य में रहता है। मनुष्य इतना खतरनाक प्राणी है, किसी दिन तो वो क्या हो जाएगा, अपना सब कुछ लुटाकर ऋषि जैसा बन जाएगा, और किसी समय वो किसी का खून करके क्या बन जाएगा? तांत्रिक भी बन जाएगा। सही बात है? रजोगुण किसका है? मनुष्यों का। रजोगुण की विशेषता होती है चंचलता, है ना? मैं सारी चीजें इतनी भयंकर क्लियर करूंगी कि आपको ये चीजें वापस मतलब अभी रिपीट करना है तो आज, और एक एग्जाम से पहले रिपीट करना है, लेकिन आपको तांत्रिक डिटेल में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी ना, सिर्फ अपना कंटेंट बहुत है, अपना पैसेज में आने वाले क्वेश्चन बहुत है। रजोगुण किसका होता है? मनुष्यों का। मनुष्य कैसा चंचल होता है ना, चंचल होता है। आप जा रहे हो, जैसे खूब पैसे हैं अपने सबके पास, अपन रास्ते में जा रहे 50 मिल गए और 50 मिल गए, सही है? किसी समय 50 पर्स से गायब हो गया और वापस 50 रुपए घूम गए, अपन कैसे चंचल है, यानी कि सुख में बहुत खुश, थोड़ा दुकान पर सब कुछ लुट जाता है, 50 रुपए में सब कुछ लुट जाते हैं। सही बात है? तो अपनी मनुष्य कहता है चंचल, समय आने पर वो ऋषि बन जाता है, समय आने पर जान लेकर दूसरों की क्या बन जाता है? तांत्रिक बन जाता है। मनुष्य दोनों पॉलिसीज में जा सकता है। तमस गुण सदैव होता है किसका? राक्षस का। तांत्रिक, अपनी तांत्रिक प्रवृत्ति है, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग ये उठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और अपना काम शुरू कर देते हैं। आपने उसमें भगवद गीता में पढ़ा होगा ना, यस्याम मतलब जिसमें ऋषि जागते हैं, है ना? मतलब जिसमें ऋषि लोग सोते हैं उसमें तो अपन जागते हैं, और जब ऋषि लोग जागते हैं उसमें तो अपन सोए होते हैं। अपन तो पढ़ाई करके 12 बजे सोते हैं, 4-5-6 बजे के समय तो भयंकर नींद आ रही होती है, और उसमें 3 साढ़े 3 ऋषि लोग उठ जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। तो अपन ये कह रहे हैं कि ये 4 बजे उठ जाते हैं, फिर ये 7 बजे उठते हैं, 7 बजे, और ये दिन भर सो के रात भर तंत्र मंत्र चोरी डकैती हत्या खून खराबा करते हैं। आए समझ में? अंतर देखो इन सबका, जब तक क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आए समझ में? तीनों लाइफस्टाइल कितना लगे। अब अपन ये कह रहे 4 बजे उठता है ऋषि, तो ये उस समय रात समझता है कि 4 बजे रात के 3-4 घंटे सो जाओ। आपके साथ होता है कभी? कभी पानी की प्यास लगी, आपने देखा कि 4 बजे, अरे बाप रे बहुत अच्छा है, मजा आ गया, सही है ना? और किसी दिन बाइक घड़ी बाइक देखिए, अरे बाप रे टाइम नहीं मिला सोने का वापस, ठीक है? तो ऐसा अपन ऐसे हैं, थोड़ा देर कुछ थोड़े देर चंचल, तांत्रिक दिन भर सोएगा, रात भर गलत कामों में लगा रहेगा, ठीक है ना? तो जब तक आप एक दूसरे का डिफरेंस नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सत्वगुण क्लियर है, ऋषियों का होगा, ऋषि पहनेंगे, खाएंगे, सोचेंगे, सात्विक। मनुष्य को तीखा, चटपटा, मीठा, खट्टा खाना है, कपड़े ऐसे चाहिए डार्क कलर के, बर्फीले, ठीक है? मनुष्य के विचार भी ऐसे हैं, ये नहीं किया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार डालूंगा, ऐसे। और तांत्रिक लोग तो तांत्रिक कार्य करते हैं, तांत्रिक लोग मांस मदिरा खाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा, तांत्रिक लोग काले कपड़े पहनते हैं, चोर डाकू लुटेरे ये काला काला कपड़े पहनते हैं, ये सफेद, ये लाल, ये काला, ठीक है? आप सुनो, अब यही मैंने सुनाई वही स्टोरी। पित्य, सत्वगुण पित्यात्मक है, यानी सबसे प्रेम करते हैं। ऋषि मुनि सबको अच्छा समझते हैं, सबको क्या से बोलते हैं? मनुष्य अपित्यात्मक, यानी कि काम पड़ा तो मीठा बोलेंगे और काम निकल गया तो अपित्यात्मक, है ना? और ये तांत्रिक कैसे होते हैं? विषादात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? विषादात्मक होते हैं। आगे समझ में? आपसे प्रश्न पूछेगा विषादात्मक किसका गुण है? तमस गुण का। आप सोचो ना, जो रात भर चोरी डकैती करते हैं, क्या वो खुश रहते हैं? पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, क्या पता कब हम पकड़े जाएं, क्या पता कब पुलिस में ले जाए, तो पूरे दिन विषाद में रहते हैं। विषादात्मक किसका गुण है? ऐसा प्रश्न आएगा। समझ में आते हैं? ऋषि मुनि को किसी से लड़ाई नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं है, तो ये पित्यात्मक होते हैं। और अपन तो मर्जी पड़ी तो पित्यात्मक, मर्जी पड़ी तो अपित्यात्मक, तो अपन अपित्यात्मक में ज्यादा रहते हैं, ये बोला था ये गुण ज्यादा है अपन में, लेकिन टेंशन में रहते हैं हमेशा अपन तांत्रिक लोग, तो ये विशेषता यानी याद है। सत्वगुण प्रकाशक होगा, सत्वगुण कैसा होगा? प्रकाशक होगा, सबको नॉलेज देगा। ऋषि मुनि सबको ज्ञान देते रहते हैं, क्या बुरी आदतें छोड़ो, ऐसी आदतें ग्रहण करो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रकाशक अपनी जितनी बुराइयां छोड़कर अपन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कौन? अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तात्विक ऋषि लोग, ठीक है? प्रकाशक। मनुष्य कैसे होते हैं? मनुष्य का गुण है प्रवृत्ति, यानी मोटिवेट करना। मनुष्य क्या करता है? मोटिवेट करता है। सही बात है, मुझे मोटिवेट करते हैं, ये करो वो करो, मनुष्य मोटिवेट करता है हमेशा। और ये तीसरा है नियमास, इसका गुण है नियमास, यानी रोकता है। नियमास यानी रोकता है, कि किसी कोई किसी व्यक्ति को अच्छे काम करने से रोकता है। आया समझ में? प्रकाशात्मक का किसका गुण है? सत्वगुण का। प्रवृत्त करना, तुम ये काम करो, ये काम करने से अच्छा होगा, ऐसा मोटिवेट कौन करता है? रजोगुण यानी मनुष्य। और हर अच्छे काम करने से रोकता है अपन को कौन? अपने मन में तांत्रिक गुण आता है, तभी तो अच्छा काम नहीं करते, तांत्रिक रोकता है अपन को, बहुत भारी है। अब देखो वापस से बात करें, बोल पा रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे तो लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो कभी नहीं बोलोगे। अपन कह रहे हैं प्रीति, प्रीति यानी सबको क्या से बोलना, किसका गुण है? सत्वगुण का। अप्रीति मनुष्य, और विषाद का कौन है? तांत्रिक। सत्वगुण प्रकाशक होता है, अपने ज्ञान से अपनी बुराइयां दूर कर देता है। प्रवृत्त मोटिवेशन कौन करता है? मनुष्य। और नियमास रोकता है किसी काम से कौन? तांत्रिक। अन्योन्य, ये तीनों गुण जैसे अलग अलग, बिल्कुल एक दिन एक रात बिल्कुल अलग है, लेकिन ये तीनों गुण मिलकर ही किसी, ये तीनों गुण मिलकर किसको उत्पन्न करते हैं? प्रकृति को। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, आयत में प्रकृति का विशेषता, प्रकृति की परिभाषा ये। तो ये तीनों गुण वैसे तो नेचर में तो अलग अलग है, लेकिन अन्योन्य यानी एक दूसरे को अभिभव, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, आश्रय एक दूसरे के साथ रहते हैं, जनन एक दूसरे को उत्पन्न करने में उत्पन्न होते हैं, मिथुन प्रवृत्तयश्च एक दूसरे के साथ घुल मिलकर नए गुण को उत्पन्न करते हैं। भले ये तीनों गुण एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों गुण एक दूसरे को उत्पन्न करने में, एक दूसरे का अभिभव करने में
प्रसाद गुण वो गुण नहीं, माधुर्य और प्रसाद तो काव्य के गुण है, ये तो दार्शनिक गुण है ना, माधुर्य प्रसाद तो काव्य के गुण है, और ये तो अपने दर्शन के गुण, बच्चों दोनों अलग चीजें हैं। चलो आ जाओ। चलिए आगे बढ़ें। ये जो चार्ट है ना, ये आगे और चलेगा, आगे वाली तालिका में भी ऐसी बातें, तो यही चार्ट आपको आगे चलाना है, ठीक है। बढ़िया आगे त्रिगुणों के परिचय में तालिका नंबर 11 और 12 दोनों दे रखी है। सत्वम, सादे लिखा है कौन? सत्वम। सत्व कौन था? सत्वम लघु। सत्व गुण कौन सा होता है? लघु। वापस वो बना हुआ एक कॉलम आपके पास, सत्व रजत तमस का कॉलम बनाया ना, उसी को फॉलो करना है। अपने के लिए सत्वम यानी कि सत्व गुण कैसा होता है? लघु। और कैसा होता है? प्रकाशक। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी से। सत्व गुण कैसा होता है? लघु और प्रकाशक। हाँ, इसे कंटिन्यू नीचे फॉलो करो। 2:30 बजे बाद है ना, 2:30 बजे बाद। नमस्ते बेटा, 2:30 बजे बाद कॉल करो। बढ़िया आगे। सत्व गुण कैसा होगा? लघु और प्रकाशक। ठीक है, रजत गुण कैसा होगा? सत्व गुण कैसा होगा? लघु और प्रकाशक। प्रकाशकम। देखो इष्टम उपष्टम बकम, सत्वम लघु प्रकाश मिष्टम है, मिष्टम तक है किसी विशेषता तत्व की। अब देखो उपष्टम बकम चलम च रज, रजो गुण कैसा है? उपष्टम बकम। और चलम, चलम का तात्पर्य चंचल, मैंने चंचल तो कहा था मनुष्य के लिए। 50 रुपए मिल तो दिवाली, 50 रुपए बम्बई तो कंगाल। आया समझ में? रजत, रजत की क्या विशेषताएं हैं? उपष्टम बकम यानी प्रवर्तक है, अपन को आगे भेजता है, मोटिवेट करता है। उपष्टम बकम यानी मोटिवेट। और चल यानी चंचल, दोनों याद है अपन को पहले से। समझ, समझ की क्या विशेषताएं बोल पाओ? गुरु यानी भारी, गुरु, गुरु किसको बड़ा है? भारी। वर्णक, आवरणक। समझ गुण कैसा होता है? गुरु यानी भारी, और दूसरा आवरणक। हो जाएगा? ये याद करनी, प्रश्न आएगा। तत्व गुण की विशेषता है कि तत्व गुण लघु और प्रकाशक होता है। प्रकाशक होता है, पता है, ज्ञान देता है। लघु होता है कि लघु से याद रखो कि तत्व गुण वाले ऋषि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आए समझ, छोटी छोटी बातों को कुछ नहीं नजरअंदाज करते हैं। रजोगुण कैसा है? मोटिवेटर है, पता है, चंचल है, याद है अपन को। तमोगुण भारी है और आवरण करता है, रोक देता है चीजों को। आवरण यानी रोकना, तो तमोगुण रोकता ही तो था। आवरण के साथ रोकना लिखो तो तमोगुण रोकने का ही तो काम करता है, हर अच्छे काम से अपने को रोकता ही तो है। आवरण कर देता, आवरण लगा देता, हमको कोई काम करने नहीं देता। हो गया? त्रिगुण क्या है? सांख्य दर्शन समर्थ त्रिगुण कौन कौन से हैं? तो वो भी आएंगे, माधुर्य प्रसाद जैसे भी आएंगे। तो अपने को कौन सा याद रखना है? सत्व रजत तमस। फिर अपने को प्रश्न पूछेंगे सत्व रजत तमस साम्य अवस्था का प्रकृति। सत्व रजत तमस की साम्य अवस्था कौन होगी? प्रकृति। प्रकृति का निर्माण किन गुणों से हुआ है? तो त्रिगुणों से हुआ है, ठीक है। फिर हमसे पूछेंगे कोई विशेषता। फिर हमसे एक और चीज पूछ सकते हैं, ये त्रिगुणों के कार्य क्या है? टाइटल डालो, त्रिगुणों के कार्य। त्रिगुणों के कार्य कौन कौन से हैं, ये पूछेंगे आपसे। अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। आगे आगे लिखना, पीछे नीचे देंगे ना, ऊपर से नीचे क्यों लिखो। शुरू करें, त्रिगुणों के कार्य कौन कौन से हैं? अन्योन्य यानी एक दूसरे को, अभिभव यानी दबाने वाले, एक दूसरे को दबाने वाले। अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे को सहारा देने वाले। अन्योन्य जनन, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले। अन्योन्य मिथुन वृत्ति, एक दूसरे का साथ देने वाले। ये 10 नंबर की मैंने बैक करके 10 नंबर की दिखाई आपको। 10 नंबर वाली तालिका में जो विशेषता थी उसको हम लिख रहे हैं वापस से। इस 10 नंबर वाली तालिका में त्रिगुणों के कार्य दे रखे हैं। अन्योन्य अभिभव, अभिभव आश्रय जनन मिथुन, अन्योन्य तो कॉमन शब्द है। अभिभव आश्रय जनन मिथुन। आए समझ में? अभिभव आश्रय जनन मिथुन, बोलो बच्चों। आश्रय जनन मिथुन, त्रिगुणों के कार्य कितने हैं? 4। कौन कौन से? अभिभव आश्रय जनन मिथुन। फिर से अभिभव आश्रय जनन मिथुन हो जाएगा। त्रिगुणों के कार्य कितने हैं? 4। संस्कृत में पूछेंगे, इनको आपके समझने के लिए दिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, त्रिगुणों के कार्य कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? अभिभव आश्रय जनन मिथुन, ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जो कि सामान्य बच्चा नहीं कर पाएगा बच्चों, आप थोड़ा सा सीरियसली लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्योन्य तो कॉमन चीज है, अभिभव आश्रय जनन मिथुन। निम्नलिखित में से त्रिगुणों का कौन सा कार्य नहीं है? ऐसा आएगा। सब क्या अन्योन्य आएगा? अपने को तो अभिभव आश्रय जनन मिथुन रचना है। बढ़िया आगे चलो, शुरू करते हैं। 2 मिनट के लिए बोल के आ जाओ। सरकारी बात बड़ा सांख्य दर्शन का कार्यकाल का सिद्धांत है, सारी चीजें कौन से क्लियर। 5 उसके क्या थे? उपादान हेतु थे, उसमें असद अकरणात्, असद करणात्। आए समझ में? तो और लगाना है, और शक्ति से चकरणात्, शश आनी थी आगे, कौन से क्लियर, बाकी तो समझा दिया था। फिर तालिका नंबर 11 12 में क्या हुआ कि एक में तो माँ और बच्चे अलग हो गए थे, दूसरे में माँ बच्चे एक थे, पिताजी अलग हो गए थे। प्रश्न बनता है वहां से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आगे अपन आगे थे कहां पर? त्रिगुणों पर। त्रिगुण कौन से? सत्व रजत तमस। त्रिगुणों की जो विशेषताएं थी वो याद करनी है, ठीक है। सत्व लघु प्रकाश मिष्टम उपष्टम बकम चलम गुण गुरु गण में कहा प्रति बच्चा को वृत्ति, ठीक है। तो ये तो पहले प्रति प्रति प्रकाश प्रति माता, अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन प्रत्यक्ष गुण, ठीक है। दोनों तालिकाएं ऐसे हैं। चलो बढ़िया आगे। अब एक बार, हाँ बिल्कुल, प्रश्न और क्या बनेंगे देखो, बता देती हूँ।
प्रश्न बनेगा त्रिगुण का कार्य कौन कौन सा है, तो अभिभव आश्रय जन्म मिथुन लिखिए प्रकृति का, इसी में प्रश्न और बनते हैं। चलो इसी में मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, सबसे बात कर लेते हैं। अपने से प्रश्न पूछेंगे प्रकृति ही का, प्रकृति कौन है? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। प्रकृति कौन है? तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। भाई बुझा ना, क्लियर? सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति हो जाएगा ये भी क्लियर? अरे एक बार बोल फटाफट से, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात सत्व रजस तमस ये तीनों गुण मिलकर उत्पन्न करते हैं किसको? प्रकृति को। कंफर्म है यहाँ तक? ठीक है, तो सारी बात याद है, पुरुष प्रकृति और बच्चे, ये तीनों कौन से हैं, कौन लगे याद है? फिर गुण तीन त्रिगुण, ये याद है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे। प्रीति अप्रीति विषाद, प्रीति किसका गुण है? सत्व गुण का। अप्रीति अपन मनुष्य अपने पे लेना, सत्व गुण की जो बात है ना वो ऋषि मुनि पे लेना, रजो गुण की बात अपन पे लेना। अपन कौन है? अप्रीति। और विषाद में रहते हैं हमेशा, पूरी टेंशन में रहते हैं कौन? तमस गुण वाले, तमस वाले है ना। फिर प्रकाशक, अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाश फैलाएंगे कौन? ऋषि मुनि। अपन प्रवृत्ति मोटिवेशन देते हैं सबको और नियमात रोक देते हैं। अपन को अच्छा काम करने देंगे, दान देने जा रहे थे तो वो तांत्रिक लोग क्या कहेंगे कि नहीं पैसे को बचा के रखो, अपने को अच्छा काम नहीं करने दे रहे। फिर अपन कह रहे हैं आश्रय अभिभव जन्म मिथुन, ये तो कौन है? त्रिगुण के कार्य है। फिर आगे बढ़ जाओ, सत्व गुण होता है कौन? लघु और प्रकाशक, प्रकाश निष्कम। और उपष्टम वक्रम और चलम चंचल होता है कौन? रज। गुरु भारी और आवरक, भारी और रोकता है कौन? तमस। लेकिन ये तीनों गुण एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन फिर भी तीनों गुण प्रदीप बच्चात को वृत्ति, ये प्रश्न बनता है। एक दिन प्रश्न आता है, प्रदीप बच्चात को वृत्ति कस्य, दीपक के समान कौन कार्य करता है? कैसे लिख दीजिए, प्रदीप बच्चात को वृत्ति ही केन सह संबद्ध, प्रदीप बच्चात को वृत्ति ही केन सह संबद्ध। प्रदीप बच्चात को वृत्ति ऐसा शब्द किसके साथ है, मतलब किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? प्रदीप बच्चात को वृत्ति किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? त्रिगुण से। प्रदीप बच्चात को वृत्ति केन सह संबद्ध त्रिगुणेन, केन त्रिगुणेन, ऐसा प्रश्न आता है आंसर केन त्रिगुणेन, केन सह संबद्ध त्रिगुणेन सह। तीनों गुण के लिए कहा गया। अब कैसे तीनों गुण के लिए कहा गया सोचो अच्छे से। देखो दीपक में क्या होता है, ये रहा दीपक, दीपावली ग्रह कार्य बनाया आपने कभी? बचपन में था, पता नहीं कहाँ गई दीपावली। क्लियर? अब क्या हुआ, देखो तीन चीजें हैं अपने पास, सत्व रजस तमस में तीन गुण थे अपने पास, यहाँ पर भी तीन चीजें हैं। एक तो है कौन? दीपक, एक है कौन? तेल, और एक चीज है कौन? बाती। तीन चीजें हैं अपने पास। ठीक है, यदि तेल ये ठान ले, अच्छे से तेल ये ठान ले कि मैं तो इसको डुबा के रहूंगा तो इसकी हिम्मत ही जल जाए, आया समझ में? तो ये दीपक जो है ये तो कभी फूट जाऊं तो ना तो तेल का अस्तित्व रहेगा ना बाती का। एक दूसरे के दुश्मन है तीनों, सत्व रजस तमस एक दूसरे के दुश्मन थे ना, एक दूसरे के विपरीत थे। जैसे दीपक तेल और बाती, बाती सोचे कि आज मैं जलूंगी नहीं, क्या कर लेगा तेल और क्या कर लेगा दीपक। ठीक है, फिर तेल ने सोचा कि यदि मैं रोशनी ना दूं तो दीपक और बाती किस काम के, और दीपक ने सोचा मैं फूट जाऊं तो तेल और बाती का क्या औचित्य है। तो ये तीनों चाहे ठान लेते, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये तीनों मिलकर देखो रोशनी फैला रहे हैं ना, आया समझ में? ये तीनों मिलकर कितने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ रोशनी फैला रहे हैं। उसी प्रकार तीनों को एक दूसरे के विपरीत है, खतरनाक विपरीत है, लेकिन तीनों को इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं कि देखो बाकी दीपक और तेल की बाती रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। कौन से? क्लियर? प्रदीप बच्चात को वृत्ति ही केन सह संबद्ध, किसके साथ संबंधित? त्रिगुणों के साथ। कोई चीज ऐसी लगी कि आपने यहाँ नहीं समझ में आई, फिर कैसा बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मजा आएगी। मुझे तो पढ़ाने में इतना मजा आता है, मैं हो जाती हूँ। समय की पाबंदी रहती है हमेशा, वरना मैं कसम से बोल रही हूँ सुबह 10 बजे भी सांख्यिकी का पढ़ाने लगूँ ना, शाम को 6 बजे सांख्यिकी का समाप्त। तो इतना आनंद से पढ़ाऊँ कि किसी ने मुझे चाय चाहिए ना, कॉफी चाहिए ना, खाना चाहिए, कुछ भी हो जाऊँ, सांख्यिकी खत्म कर दूँ, इतना जुनून है मुझे। तो आगे से आगे क्लासेस बैठे ना, इसलिए वेरी नाइस, मजा आ रहा है। मैम अच्छा लग रहा है ना? चलो तो आज की क्लास फिर आगे से वही क्लासेस दूसरी। ठीक है, रिवाइज जरूर करना, अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन ये मजा क्या है ना, सदा बन जाएगी जब आपने रिवीजन नहीं किया। तो यही प्रदीप बच्चात को वृत्ति और विषय और लिंग सारे काटने को बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिवीजन जरूर करना। ठीक है।